अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अच्छा थैंक यू सो मच, 2 दिन से ही पहन रही हूँ। एनीवे आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, यानी पियाजे के अनुसार जब बच्चे नए अनुभवों को अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना, जो उनके वर्तमान या मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, यानी दिमाग में जो फीडेड स्कीम्स हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, भाई दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है ना, जैसे फोन में होती है, तो कोई चीज आपने देखी और आपके पास जो एग्जिस्टिंग मेमोरी कार्ड है, जो आपके पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो आपके सॉफ्टवेयर में फीडेड है, उससे मैच ही नहीं हो रहा, फिट ही नहीं कर पा रहे हो आप उसको। एक तो बात ये हो गई, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिसइक्विलिब्रियम होगा। दे एक्सपीरियंस डैश, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डिसइक्विलिब्रियम एक्सपीरियंस करेंगे, डिसोनेंस नहीं करेंगे। डिसोनेंस और डिसइक्विलिब्रियम में बहुत छोटा सा अंतर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा। एक तो आप पियाजे की थ्योरी में और आप पढ़ते हैं तो हम डिसोनेंस वर्ड का यूज नहीं करते, बट डिसोनेंस शब्द जो है काफी पॉपुलर शब्द है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। कॉग्निटिव डिसोनेंस जनरली हम यूज करते हैं, डिसोनेंस का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा भाई डिसोनेंस, क्योंकि आपने रट्टे लगाए हुए पियाजे के। अगर आपके मन में एक बार को आना चाहिए था कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा, डिसोनेंस भी हो सकता है। डिसोनेंस इसलिए नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि एक तो डिसइक्विलिब्रियम शब्द ऑलरेडी यूज किया हुआ है, जो कीवर्ड है पियाजे की थ्योरी में। डिसोनेंस मिलता जुलता सा शब्द है, बट जो एक मामूली सा अंतर है वो ये है कि डिसोनेंस में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होते हैं कि मैं तो चाहता हूं एनवायरमेंट बचाना है, मैं तो एनिमल लवर हूं, बट मुझे तो नॉनवेज भी खाता हूं, मैं तो मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं नहीं खाती हूं। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे एनवायरमेंट बचाना है और आप दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में 15 गाड़ियां हैं, और फिर आप कह रहे हैं मैं एनवायरमेंट बचाना चाहता हूं, बहुत ही एनवायरमेंट का प्रेमी हूं मैं तो, है ना। तो ये डिसोनेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके बिलीफ्स हैं और जो आपके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डिसइक्विलिब्रियम में जो आपके दिमाग में फीडेड इंफॉर्मेशन है और जो आप बाहर दुनिया में देख रहे हैं वो बैलेंस में नहीं है, ये मुख्य अंतर है। भाई मेरे दिमाग में इसको 10 कहते थे और किसी ने कहा इसको पेन कहते हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो फीडेड थी, मेरे फोन में जो नंबर सेव था, मैंने मीना का नंबर सेव किया था और मैं टीना का नंबर ढूंढ रही हूं, मिलेगा नहीं, डिसइक्विलिब्रियम होगा क्योंकि सेव भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें दे डिसोनेंस कॉन्फ्लिक्ट है कि 2 मीना मिल गए, अब क्या करें, दे एक्सपीरियंस डैश एंड रिजॉर्ट टू डैश। देखिए डिसोनेंस हम पियाजे थ्योरी में पढ़ते नहीं है, और मैंने आपको बता दिया, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग, 2 विरुद्धाभासी विचार एक साथ अगर एग्जिस्ट करते हैं वो है डिसोनेंस। तो डिसोनेंस का यहाँ कोई स्पेस है नहीं पियाजे की थ्योरी में, और हमारे पास बेहतर शब्द मौजूद भी है इससे ज्यादा, ठीक। तो डिसइक्विलिब्रियम का आपको अनुभव होगा, और रिजॉर्ट टू क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो इंटरनलाइज से काम नहीं चलेगा, ये यहां तक ठीक था, बट ये इंटरनलाइज वर्ड सही नहीं है। तो डिसइक्विलिब्रियम का एहसास होगा जब आपके दिमाग में जो फीडेड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है बाहर की दुनिया से, बैलेंस में नहीं है, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और आपको अनुकूलन या अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जो ये मैंने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं ये घूमूंगी दिल्ली की सर्दी में 9 डिग्री टेंपरेचर में जनवरी में पहन करके, जनवरी में मैं अगर सिर्फ ये टी शर्ट पहन के घूमूंगी, अचानक से मैं कहीं से आई और मैं ये टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ, देखा 9 डिग्री टेंपरेचर है, कांपना शुरू हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करने के लिए जैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने सोचा, मैंने देखा फोन में कहीं कि 20 डिग्री या 25 डिग्री 30 डिग्री टेंपरेचर है जी फलानी जगह, वहां गई निकला 9 डिग्री, तो अडेप्ट करना पड़ेगा ना, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। जो दिमाग में और जो बाहर है वो मैच नहीं कर रहा। ये हीटर बंद कर दो, बहुत गर्मी लग रही है मुझे ऑलरेडी, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपकी एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चीज फिट नहीं हो पा रही है। चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। एक नया अनुभव हुआ, कुत्ते को देखा बच्चे ने और दिमाग में बिल्ली का स्कीमा था, कुत्ते को बिल्ली बोल दिया, मैच नहीं हो रहा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। किसी ने कहा बेटा ये बिल्ली नहीं है, अब वो कह रहा है ये क्या है, फिर इम्बैलेंस की स्थिति है, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम। और अडेप्ट करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। अडेप्टेशन 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं एक्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं या नया स्कीमा बना रहे हैं। क्लियर है बात। और आगे कहानी डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, है ना। ये जो पूरी प्रक्रिया है अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की, इसमें कुछ कुछ कहानियां हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप 1-2 क्वेश्चन कर लो डिस्कस, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप बहुत मचल रहे होगे, आपके मन में इतनी इच्छाएं होंगी कि कुछ सवाल जल्दी से सॉल्व करने को दो, सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। अभी तो आप उस मोड में हो ना। अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज उसको सुन लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर ये कहानी आप नहीं सुनी और आप फंस गए तो दिक्कत होगी। सवालों को सॉल्व करने के लिए आतुर होना अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट अगर समझाया जा रहा है तो उसको भी समझ के चलना है, क्योंकि नए ढंग से पूछेगा तो चक्कर आने लगेंगे फिर आपको, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज डैश, वाइगोत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज डैश। पियाजे कैसे देखते हैं बच्चों को और वाइगोत्स्की कैसे देखते हैं। पैसिव तो दोनों में से कोई नहीं देखेगा, क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं। तो जो पैसिव है पहले तो उसको एलिमिनेट करो, जैसे हमने डिसोनेंस वाला एलिमिनेट किया था। एलिमिनेट करना सबसे बढ़िया फंडा होता है कि आपको जो लगे ये 2 नेगेटिव हैं, हटाओ इनको, टाटा बाय बाय फिनिश करो, ज्यादा समय आपके पास पेपर में नहीं होता, समय भी बचाना है ना। तो निष्क्रिय तो नहीं हो सकता बच्चा, कि बच्चा पैसिव है, उसके दिमाग में आप कुछ भर दे रहे हो। निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको पता है, ठीक। दोनों ऑप्शन हट गए, बचे 2 ऑप्शन। पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, ठीक है, आइडियाज के हेर फेर में, विचारों के परिवर्तन में, यस, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज व्हाट, पैसिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगोत्स्की पैसिव नहीं देख सकते बच्चों को, ऑप्शन ही एक बचा है, सारे एलिमिनेट हो गए। हैप्पी बर्थडे, थर्ड ऑप्शन ही बचा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज पियाजे देख रहे हैं बच्चे को, और एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ के सक्रिय कर्ता के रूप में, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशली एक्टिव है बच्चा, है ना। वो लोगों से बात करेगा, दादी नानी कहानी सुन रहा है उनसे सवाल पूछेगा, स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी कर रहा होगा, ये वाइगोत्स्की कहेंगे। पियाजे क्या कह रहे हैं कि एक्टिव तो है लेकिन वो सक्रिय रूप से अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्टिविटी करके क्या करेगा, अपनी एक समझ बनाएगा, लिटिल साइंटिस्ट, एक्सप्लोर करके दुनिया को। तो आइडियाज को मैनिपुलेट करना यानी अपने एक्टिवली अपने विचारों को क्रिएट करना, बात सही है। थर्ड ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लो, फिर और डिटेल में धीरे धीरे जाते जाएंगे, ताकि आपके मन से भड़ास निकले कि हाँ भाई सवाल तो हो रहे हैं मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, धीरे धीरे मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में ही लगाए हैं, धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे सवाल। 30वें क्वेश्चन तक आते आते थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज
एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। संज्ञान यानी दिमाग के विकास, सोचने समझने की शक्ति को हम संज्ञान कह रहे हैं, सोचना समझना चीजों को जानना, आपके दिमाग के विकास को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं पियाजे ने, ये भी कहा जाता है बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें दिमाग से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो आती हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। पीसीएसई जो 4 प्रकार है मुख्य विकास के, डेवलपमेंट के, जिसमें जो कॉग्निटिव है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और सामूहिक विकास। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी थियरी पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है, आपके जो भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो कैसे बच्चे का दिमागी विकास होता है इसकी बात इन्होंने 4 स्टेजेस में की है और 4 एक्टिविटी की बात की है। कितने लोग हैं जो फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं? 73% लोग, बिल्कुल सही है ना। कल्चरल टूल्स की बात वाइगोत्स्की करते हैं ना कि पियाजे। कल्चरल टूल्स की बात वाइगोत्स्की करते हैं ना कि पियाजे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन? कौन सा कारक जीन पियाजे ने नहीं दिया है? नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नॉट वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं बट हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं कई बार, है ना। सांस्कृतिक उपकरण की बात उन्होंने नहीं की है क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात वाइगोत्स्की करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल। पियाजे की अगर आप बात करेंगे तो ये 4 फैक्टर हैं, इन्होंने फैक्टर भी 4 दिए हैं और स्टेजेस भी 4 दिए हैं। जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, एसपीसीएफ, वो स्टेजेस हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है हमको कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करें पियाजे के अकॉर्डिंग तो चरण अलग हैं, फैक्टर्स अलग हैं, है ना। मुझे समझा लेने दो शुरुआत में, ये मत कहना ये तो पता है, जिनको पता है उनको पता है, जो नए हैं एक बार समझते रहेंगे साथ साथ। स्टेजेस और दूसरा क्या है अपना फैक्टर्स, तत्व जिसको हम कहते हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं और 4 ही स्टेजेस हैं, चरण और कारक। चरण डिफरेंट हैं, कारक डिफरेंट हैं। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे क्लियर है, नहीं है तो कर देंगे। एसपीसीएफ स्टेजेस हैं 4, ठीक है जी। कारक क्या है? MESE, शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल, जन्मों से डिस्कस करते आ रहे हैं हम, है ना। अब आप कहेंगे जन्मों से कैसे करते आ रहे हैं, मान लो आप कह रहे हैं तो ठीक। एसपीसीएफ सेंसरी मोटर, संवेदीपरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं, सीक्वेंस पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, उसमें भी गलती करके आ जाते हैं कई लोग ओवर एक्साइटेड होकर। आसान क्वेश्चन में ओवर एक्साइटमेंट में आप लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात। और सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बात। MESE मैचुरेशन यानी परिपक्वता एक फैक्टर है, यानी आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी जो है पियाजे के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके संज्ञानात्मक विकास में। मैचुरेशन जो कि हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, यानी हम कहेंगे परिपक्वता। दूसरा है एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है कि अलग अलग शब्द बदल के ये 4 फैक्टर में से एक फैक्टर पूछ लेगा कौन सा है या कौन सा नहीं है। जैसे इस बार नॉट दिया हुआ था तो आपने फटाक से पहचान लिया, होता कौन सा उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी आएगा एक क्वेश्चन वो भी। सोशल एक्सपीरियंस, भाई पियाजे ने पूरी तरह से सामाजिक इंटरेक्शन को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगोत्स्की ने दिया, बट इन्होंने भी काउंट किया है सोशल इंटरेक्शन को। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, यानी जिसको हम कहते हैं संतुलन, के जो दिमाग में है दुनिया में है उसको हम बैलेंस में लाते हैं, ब्ला ब्ला। इक्विलिब्रेशन में 2 चीजें होती हैं, एक अडेप्टेशन जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिमाग में कैसे आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अडेप्टेशन उसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन और आत्मसातीकरण। समझ में आ गई पूरी कहानी पियाजे की? क्लियर है? तो ये दीज आर 4 फैक्टर्स। मैचुरेशन को परिपक्वता या हेरिडिटी या जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण माना है पियाजे ने, ये कह सकते हो। एक्सपीरियंस, E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी एक्टिविटी करके, अनुभव लेके यानी एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। सोशल एक्सपीरियंस लेकर के, सामाजिक अनुभव लेकर के, SE फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में जाकर के फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में समायोजन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इतनी बात क्लियर है जी? चलिए खैर, तो ये कहानी है। तो इक्विलिब्रेशन यहाँ पे यस, MESE में देख लो, तो E फॉर एक्सपीरियंस यस, E फॉर इक्विलिब्रेशन यस, एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, ये मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, ये बस कहानी इन्होंने ऐसे लिख दी है, मैचुरेशन का मतलब ही बायोलॉजिकल है, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपके दांतों के निकलने में आपका कोई रोल नहीं है, वो बायोलॉजिकली मैच्योर होना है ना, या प्यूबर्टी हिट होना लड़कों में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन है। आपका और मेरा इसमें कुछ हमने खुद से नहीं किया है, ठीक। तो ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी ही होता है, ठीक। यहाँ पे कई बार क्या दे देगा ऑप्शन, दे देगा यहाँ पे मान लो लैंग्वेज दिया होता तो आप लैंग्वेज लगा देते, क्योंकि लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। पियाजे ने उतना महत्व लैंग्वेज को नहीं दिया है, ईगोसेंट्रिक स्पीच को नहीं दिया, इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये पहले भी आ चुका है, बस भाषा बदलती है, समझ लो। रिपीट होते हैं क्वेश्चन भरपूर, बस थोड़ा थोड़ा कान मरोड़ते रहेंगे, मतलब समझ लो यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ लेंगे, थोड़े से बात को बदलेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी बात पे। पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, कैसे अकर होता है, कैसे घटित होता है संज्ञान का विकास। अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम, यानी एक सतत निरंतरता के रूप में, सतत रूप से होता रहता है। ये कहोगे? बताओ, कहोगे ऐसा? क्या क्या दिखाओ, टाइम चेंज कर दीजिए। कर देंगे यार, मैं 9 बजे पे लेके आऊंगी किसी तरह से। अभी मैं वापस आई हूँ, दोबारा फ्लो में आने की कोशिश कर रही हूँ। समहाउ आई विल चेंज द टाइम, टाइम चेंज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अभी मैं ये नहीं चाहती हूँ छुट्टी हो, इसलिए मैं लेट लतीफ जब आती हूँ आ जाती हूँ, है ना। तो टाइम मंडे से प्रोबेबली 9 से 9:15 के बीच में, 9 पे ही मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी, 9 बजे ही हम मिल जाएं। चलो मैं कोशिश करती हूँ, मतलब वादा नहीं कर रही हूँ, बट वादे के समान ही है ये बात। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मंडे से 9 बजे मिले हम, ये 10 बजे जो हम इतना लेट कर देते हैं वो ना करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सेशंस अगले 1 महीने तक बेहद महत्वपूर्ण आपके होने वाले। मैं लिमिटेड सेशंस लेती हूँ, रात दिन यूट्यूब पे नहीं दिखती हूँ आपको, बहुत साल हो गए, उम्र हो गई यूट्यूब के हिसाब से, और बट जितने सेशंस होंगे काम के होंगे, देखिएगा। एनीवे, तो अगर हम देखें, पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूम। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 75% लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे जवाब देते हैं तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, खुश। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूम अगर यहाँ वाइगोत्स्की लिखा होता तो आप कह देते। पियाजे विकास की प्रक्रिया को डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस की बात की है। स्टेजेस में टूट करके विकास की प्रक्रिया चलती है, और जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा, चाहे वो कोहलबर्ग हो, पियाजे हो, वो विकास को कॉन्टिन्यूअस नहीं मान सकता, वो डिसकॉन्टिन्यूअस मानेगा। ऐसा सा कुछ चार्ट बनेगा। बात सही है या नहीं है? सही है। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वाइगोत्स्की की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला चार्ट बनेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, उन्होंने स्टेज की बात नहीं की है। डिसकॉन्टिन्यूअस वाले ये नहीं कहते कि विकास बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, 11 साल के बाद विकास की प्रक्रिया बंद हो गई, वो चलेगी, लेकिन स्टेजेस में टूट करके ब्रेक होकर चलिए। तो ये एक अंतर है।
4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस। कल्चर को इन्होंने इतना महत्व दिया ही नहीं है, संस्कृति जो है उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नहीं है पियाजे की थ्योरी में, वाइगॉत्स्की में निभाएगी। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ये बात एकदम सही है, फोकस कीजिएगा इस शब्द पे, क्वालिटेटिवली डिफरेंट, यानी क्वालिटी में अंतर है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में विकास की प्रक्रिया होती है, यानी हर एक स्टेज में क्वालिटेटिवली व्यक्ति जो है या बच्चा जो है वो डिफरेंटली सोचता है, यानी उसकी सोचने की जो क्वालिटी है, मात्रा नहीं गुणात्मकता है, काइंड है, प्रकार है, उसमें अंतर होता है। ये अलग अलग तरह से आप 2000 कुछ भी नहीं तो 2014 से आप उठाना शुरू करिए पेपर, मिनिमम 2014, 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, आपको हर साल किसी ना किसी रूप में ये सवाल मिल जाएगा। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, या चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड नॉट क्वांटिटी, काइंड नॉट अमाउंट, ये शब्द आपको तीनों मिल जाएंगे, क्वांटिटी लिखा हुआ मिले, काइंड लिखा हुआ मिले, अमाउंट लिखा हुआ मिले, समझ लो। तो क्वांटिटी में पियाजे कह रहे हैं चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटेटिवली। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, मात्रा में अंतर नहीं है, मात्रा से हमें फर्क भी नहीं पड़ता यहाँ पे, गुणात्मकता में अंतर है। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी तो है, अमाउंट तो है, अमाउंट सेम है, अमाउंट में अंतर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। मात्रा में अंतर नहीं है, प्रकार में अंतर है, काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। आप सोच रहे हैं अपने टूटे हुए दिल के बारे में और बच्चा सोच रहा है अपने टूटे हुए पेन के बारे में, अपने टूटे हुए खिलौने के बारे में। मैं अभी कल परसों ये मैं अपनी क्लास में करियर पे भी एग्जांपल दे रही थी कि हमारे नेबर हैं, तो मैं दुबई से कुछ कुछ लेके आई सबके लिए, तो उनके पास में कुछ देने के लिए गई गिफ्ट्स, वो बच्चे के लिए भी चॉकलेट लाई थी, तो वो 2.5 साल का बच्चा है, 2.5-3 साल का होगा, इतना ही है। तो वो खेल रहा था अपना, हम सब बातें कर रहे थे, फिर वो थोड़ी देर में रोना शुरू कर दिया उसने, मस्त खेल रहा था, हाय बुआ ये वो दुनिया वाली बातें करके मस्त वो अपना लगा हुआ था और खेल रहा था अपने खिलौनों से, अचानक से रोना शुरू कर दिया। तो भैया ने पूछा जो उसके फादर हैं क्या हुआ, तो कह रहा है ये पेपा पिग बाइक पे नहीं बैठ रहा, और वो सीरियसली रो रहा है पूरे ड्रामे करके। देख रहे हो, वो पेपा पिग आजकल एक कार्टून आता है, तो कि ये पेपा पिग है, उसके पास एक टॉय है और वो बाइक पे नहीं बैठ रहा, इस बात के लिए वो रो रहा है। अब सीरियस है वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर, हल्के मत ले लेना। तो अब एक तो ईगो सेंट्रिज्म दिखता है हमें इस एग्जांपल में कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है कि तुम्हारी बातें चल रही होंगी दुनिया की, यहाँ मेरा पेपा पिग इस बाइक पे नहीं बैठ रहा, तुम्हें अपनी पड़ी है, तो वो रोना शुरू। दूसरी एक चीज है, विचार उसके अंदर भी आ रहे हैं, आपके अंदर भी आ रहे हैं, आपकी चर्चा डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, तो काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, प्रकार तो सेम ही, अमाउंट तो सेम ही है, वो भी किसी चीज में लगा हुआ है, उसके पास भी विचार है, आपके पास भी विचार है, समझ रहे हो। तो ये जो है 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस हैं, ना कि क्वांटिटेटिवली, ध्यान रखिएगा। 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स नहीं, 4 स्टेजेस हैं, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल्स सच एज 3 + 6 = 9, 3 + 6 होते हैं 9, और 6 में से 3 अगर हम घटा दें तो 3 बचते हैं, 6 - 3 = 3। इट इज बिकॉज ऑफ, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण, एक बेसिक सी इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल है कि जो आपका 3 + 6 = 9, 3 और 6 को जोड़ दो तो 9 होते हैं, और 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचते हैं, ये बेसिक रिवर्सल है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4, ये बेसिक रिवर्सल है। रिवर्स किया है बस अंकों को, किस में आएगा, क्या कहेंगे इसको। एक बच्चा जिसको हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये बेसिक रिवर्स हुआ कैसे, कि 5 में से 4 घटाओ या 9 में से 5 घटाओ तो 4 बचता है, और 4 + 5 9 होता है, रिवर्स नहीं कर पा रहा बच्चा अपने एक्शंस को। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग है नहीं, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जब वो रियल समझता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, कि इस पेन से उसको चोट लग गई, रस्सी से चोट लग गई तो इस रस्सी ने चोट लगाई है। चींटी मर गई वाला एग्जांपल हम बहुत बचपन में यूज करते थे, आप गिर गए और आप रोने लगे, आपने कहा यहाँ मुझे चोट लग गई, तो आपके माँ बाप जमीन को पीट कर कहते थे अरे चींटी मर गई, मेरे बच्चे को मारेगी, ये वो बच्चा खुश है क्योंकि उसको लगता है निर्जीव चीज में भी जान है, ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। निर्जीव को सजीव समझता है कि सूरज को गुस्सा आया होगा या फिर बारिश होगी क्योंकि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, हंस रहा है रो रहा है जो भी है ना। तो मतलब दुनिया जो है आपके हिसाब से चल रही है, या किसी ने बाल्टी होल्ड करके रखी होंगी और वो छोड़ दी तो बारिश होनी शुरू हो गई, ये क्वेश्चन आया हुआ ना। तो कुल मिला के बात क्या है, जीववादी थिंकिंग है ये, कि निर्जीव चीज को सजीव समझ रहे हैं, या ऑब्जेक्ट में हम लाइफ ढूंढ रहे हैं, ठीक। अब ये मत कहना पौधों में भी जान होती है, वो एक डिफरेंट कहानी है, बट पौधे ऐसे तो नहीं सोचते ना जैसे हम सोच रहे हैं, तो वो एनिमिस्टिक थिंकिंग ही है कि अगर हम सोच रहे हैं कि पौधे हमारी तरह सोच रहे होंगे। इरिवर्सिबिलिटी है ये, क्योंकि मेंटल रिवर्सल नहीं हो पा रहा बच्चे से दिमाग में कि 5 + 4 = 9 और 9 - 5 = 4, ये रिवर्स नहीं कर पा रहा वो ऑपरेशन को दिमाग में। क्लियर है, हलवा ही आएगा पेपर में, ये कर लिया तो नहीं छूटने वाला पेपर। अगर हलवा लग रहा है किसी को, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेपर क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन कर लो, हलवा भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी पेपर में, सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके नहीं जा सकते हो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है। ईगो सेंटर में इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा खुद को सेंटर नहीं समझ रहा दुनिया का, दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना यहाँ इशू नहीं है, वो किसी सिचुएशन के एक ही पहलू पे नहीं अटका हुआ है, सेंट्रेशन नहीं है, ये रिवर्स करने में दिक्कत है, एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है। परसेप्चुअल सेंट्रेशन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि परसेप्चुअल सेंट्रेशन में आप किसी एक पहलू पे सोचते हैं, दूसरा पहलू नहीं सोच पाते, यहाँ रिवर्स करने में दिक्कत है। यहाँ पे सिर्फ आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, रिवर्सिबिलिटी की जब दिक्कत होती है तो कि बस आगे ही सोच पा रहे हैं, पीछे नहीं रिवर्स कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसे 4 + 5 में दिक्कत आ रही थी, वहां ठीक था, लेकिन जैसे रिवर्स करना हुआ तो दिक्कत आई। इतनी बात क्लियर है। तो ये इरिवर्सिबिलिटी का उदाहरण है। और कब होती है रिवर्सिबल थिंकिंग? 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ईगो सेंट्रिक कब होता है? ये भी 2 से 7 वर्ष में ही होता है बच्चा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि बच्चा है, एक मिनट रुकना, या कोई बात नहीं, चलने दो पोल। बच्चा है, कौन सी स्टेज में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एक प्रॉपर समझ डेवलप हो जाएगी? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एक अच्छी खासी समझ विकसित हो जाएगी किस स्टेज में? पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दे दो इनको, एक नया पोल दे दो। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 11 कहाँ है मेरा, 2 से 7 वर्ष, और वो कॉन्क्रीट के बाद फॉर्मल आता है ना दिमाग में, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड अबव। अब आप बताएंगे सही जवाब क्या होगा? पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सही समझ विकसित हो जाती है बच्चे में।
शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज गुड। मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ कि एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जा रही है। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे सुकून है कि आप सही जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले करा दिया ये आपको, तभी आप सही जवाब दे पा रहे हैं। हाँ, और अगर मैं अब इसका जवाब बदल दूं, अगर मैं लिख दूं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग बिगिंस या स्टार्ट्स टू बिगिन, ये लिख दूं तो दो, अब नया जवाब दो इसी में। शुरुआत कब हो जा रही है? अभी तो आप सही जवाब दे रहे हैं, बट मैं जवाब बोलूंगी नहीं क्योंकि फिर आपको सबको समझ में आ जाएगा। शुरू कब होती है? ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर यानी बीता हुआ कल, आज का वर्तमान और आने वाला कल, इनकी शुरुआत समझने की इस चीज को प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है ना। जो बिगिंस वाली बात है तो ये प्री ऑपरेशनल में 4 साल के आसपास, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी 7 साल के करीब। तो अगर ऐसे आए कि सिर्फ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की समझ विकसित हो जाती है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और ये क्वेश्चन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के कॉन्टेक्स्ट में ही आया हुआ है। लेकिन अगर पूछ ले कि बिगिन शुरुआत कब हो रही है तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, इतना आप ध्यान रखेंगे। समझ गए बात? कोई दिक्कत परेशानी? बिगिंस नहीं लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सही था। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है सेंसरी मोटर स्टेज के, संवेदी परक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा अपनी समझ बनाता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी करके और अपने जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, है ना, और स्मेल करना, टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस यानी चीजों को छू के। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचता है, यानी अपने सेंसेस से सोचता है। सेंसेस आर टीचर, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, 75% लोग जो है सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि हमें सही भी लग रहा है। देखिए एनिमिज्म जो है सिंपल, आपको पता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, तो ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है सेंसरी मोटर की। क्लासिफिकेशन भी 7 से 11 में आता है, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और ऑर्गेनाइजेशन या सीरिएशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका इस स्टेज के एंड तक अचीव हो जाता है। ये एकमात्र स्टेज है जन्म से 2 वर्ष की जिसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी है, वस्तु स्थायित्व की कमी भी है, और वस्तु स्थायित्व अचीव भी हो जाता है इसी उम्र में। बात सही है? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण या फिर डेफर्ड इमिटेशन, ये मैं हमेशा जब भी हम डिस्कस करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज तो ये डिस्कस करते ही हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, रिवर्सिबिलिटी आ जा रही है 7 से 11 में, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है 11 to 15 या 11 एंड अबव में। तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेज की बात हो गई। ठीक, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही सही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आप समझते हैं, ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तब भी बच्चा उसको ढूंढेगा। आपने कोई ऑब्जेक्ट छिपा दिया, उसका टॉय छिपा दिया, वो उसको ढूंढेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में, इस स्टेज के एंड तक आते आते हो जाता है। अगर शुरुआत की बात है, शुरू के 6 महीने की बात है, बच्चे की 8 महीने तक की भी बात है, तब भी बच्चा फिर वो ढूंढेगा नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएगा कि आपने कोई खिलौना उससे लेके छिपा दिया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है। तो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है, और आपका अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है। बात सही है कि नहीं? मैं पढ़ तो रहा हूं बट पीवाईक्यू हार्ड जा रहे हैं। सॉल्यूशन कोई बात नहीं, करोगे तभी तो होगा भाई। मेहनत जब कंसिस्टेंटली करोगे तो आसान लगने लग जाएगा। और हम पढ़ किस लिए रहे हैं? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां से आएगी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी, और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया कि आपके सामने नहीं भी है तब भी आपको याद है वो चीज। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की शुरुआत में इसकी लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस और एंड तक आते आते अचीवमेंट हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या? इमिटेशन का मतलब सिंपल अनुकरण या नकल करना होता है। डेफर्ड का मतलब है डिलेड। ये भी सेंसरी मोटर स्टेज की ही एक विशेषता है कि अब वो सेम टाइम पे, रियल टाइम पे नहीं, जैसे ये लाइव चल रहा है, लाइव में बच्चे ने देखा मम्मी को लिपस्टिक लगाते हुए, काजल लगाते हुए, पापा को शेव करते हुए, तो उसने तब नहीं किया रिपीट, तब इमिटेट नहीं किया, डेफर करके, डिलेड। किसी दिन मम्मी पापा आए और बच्चे ने काजल लगाया हुआ है होठों पे और लिपस्टिक लगाई हुई है आंखों पे, सोचो, उसने डिलेड इमिटेशन, अनुकरण किया लेकिन रख करके दिमाग में, बाद में डेफर्ड। समझ रहे हो? चलिए खैर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, इसको हम हल्के में ले जाते हैं कई बार, इससे आपका बहुत बड़ा डाउट एक मैं क्लियर करूंगी अभी। औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में सिर्फ औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में कौन सा एक ऑप्शन है जो सॉल्व कर पाएगा बच्चा? औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11+ ईयर्स, 11 एंड अबव ईयर्स, लास्ट स्टेज है SPCF, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ गई। फटाफट बताओ यार, मैं हिंदी इंग्लिश जितना समय अभी बचा हुआ है, जितना मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी पे सेशन ले पाऊंगी। CDP पे तो ऑफ कोर्स मैं ले ही रही हूं सेशंस। EVS और मैथमेटिक्स पे इस बार में सेशंस नहीं ले पाऊंगा। प्रीवियस सेशंस प्लीज देख लेना क्योंकि कुछ बदला तो ऐसा है नहीं। समझ रहे हो? चलिए देखिएगा, 64% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई और उन्हें दिख नहीं रहा। अगर इसमें मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया होता तो अभी रोने लग जाते। चलो फटाफट समझते हैं। 1 मिनट किसी का सवाल देख लूं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल है ये, कितना भी पढ़ लो याद नहीं हो रहा, रट्टा नहीं लगाना है, समझना चीजों को, है ना? हो जाएगा। अभी लगता है और आपको लग रहा है ऐसा, दिमाग में जा रही हैं चीजें, वो पेपर के टाइम पे ऐसा लगता है कई बार कि कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, या मुझे कुछ नहीं आता, सब भूल गया, वो नेचुरल है, वो प्रेशर की वजह से लगेगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11+ ईयर्स में ही आपको जो है कौन सा एक सवाल है बच्चा जो सॉल्व कर पाएगा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। पहला ऑप्शन है रोहित एट 11 चॉकलेट्स, हिज सिस्टर एट ट्वाइस एज मेनी, यानी रोहित ने 11 चॉकलेट खाई और डबल खाई, 11 की डबल खाई उसकी बहन ने चॉकलेट। हाउ मेनी चॉकलेट्स दे बोथ एट इन टोटल। देखिए चॉकलेट एक कॉन्क्रीट एग्जांपल है, यानी एक ऐसा उदाहरण है जो कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ सिंपल चला जाएगा। ये 7 से 11 वर्ष में बच्चा सॉल्व कर लेगा, इसके लिए फॉर्मल ऑपरेशनल की जरूरत नहीं है। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C? भाई A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, हु इज द टॉलेस्ट, या A एंड C के बीच में क्या रिलेशन है? तो आपको पता है A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ, A सबसे बड़ा है। सिंपल बात है ना, कि अगर राहुल बड़ा है, अब देखिए राहुल यूज करने पे यहां फिर भी ऐसा लग रहा है कि राहुल एक व्यक्ति होगा, या 3 बच्चों को खड़ा कर दिया और तब कहा कि राहुल बड़ा है सीमा से, सीमा बड़ी है
रीमा से, तो आप कहेंगे इन तीनों सबसे बड़ा कौन है? राहुल है। ये फिर भी कॉन्क्रीट है क्योंकि आप देख पा रहे हो, वो इमेजिन कर पा रहे हो। ये सिंबॉलिक है, सिंबल्स पे इमेजिन करने को आपको कहा गया है ना? तो थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नहीं पता एक्चुअली ये प्रपोजिशनल भी है और कुछ हद तक ट्रांजिटिविटी तो इसमें है ही, लेकिन ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेकर ट्रांजिटिविटी है। अगर यही कॉन्क्रीट चीजों को लेकर आपसे पूछ लिया होता तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ट्रांजिटिविटी तो आ जाती है और ये ट्रांजिटिविटी का ही क्वेश्चन है ना? समझ लो बात को। तो यही क्वेश्चन अगर पलट के आ गया, सारे लोग चक्कर खा गिरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना तो हमने सोचा ही नहीं इतना डीप में। अभी समझेंगे। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81? देखिए होल नंबर्स में निकाल लेते हैं, बेसिक अरिथमेटिक का क्वेश्चन 7 से 11 वर्ष में बच्चा करने लगता है। 7 + 9 तो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी बच्चा बता देगा। ना बता पा रहा हो तो हम लिख देते हैं 16। बात सही है? तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा 11 साल से पहले ही सॉल्व। ये भी 11 साल से पहले सॉल्व हो जाएगा, अरिथमेटिक बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी या प्रपोजिशनल थॉट, जो कि प्रपोजिशनल या रेशो और प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 11+ ईयर्स में बच्चा कर पाता है बेहतर तरीके से सॉल्व। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी बड़ा है सी से, देखिए ट्रांजिटिविटी भी दो तरह की, एक तो है कॉन्क्रीट ट्रांजिटिविटी, जहां पे अगर हम कहते हैं कि राहुल बड़ा है रीमा से, रीमा बड़ी है सीमा से, तो वो फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि 3 बच्चे हैं क्लास में और उनके बारे में बात हो रही है। एबीसी कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे सिंबल्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये आपकी प्रपोजिशनल ट्रांजिटिविटी है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी। अगर लोग यहाँ पे होते तो ये ट्रांजिटिविटी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली हो जाती, ठीक है ना? तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली ट्रांजिटिविटी नहीं है, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए आप बच गए हो। मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि अगली बार जब आएगा क्वेश्चन और मान लो ऐसे नहीं आया तो आप फंसे ना कि आपने रट्टे ना लगा रखे हो, अच्छा ये वाला तो बस इसी में आएगा, है ना, कि ये तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन तो यहीं पे आएगा। कमेंट्स में मेरा बहुत मन लग रहा है आज, कमेंट्स को इग्नोर करूंगी अब मैं। चलिए डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। देखिएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अब समझ आ गया? आगे तक ध्यान रखना है। यहाँ पे चलो ऑप्शन ही नहीं था, कि कोई और आप कैसे लगाते। तो ट्रांजिटिविटी यदि लोगों वाली है या कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के है, कि चॉकलेट है या लोग हैं जिनको सामने टच और फील किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त है, आपको पता ही नहीं है ए का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब वो फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में यूज नहीं हो सकता, वो फिर अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ही कुछ और ना बचे तो फिर आप उसके साथ इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांजिटिविटी तो है ही, जो ट्रांजिटिविटी की शुरुआत कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही हो जाती है। ठीक है, तो कई बार हमें ऑप्शन से खेलना होता है और कई बार आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ में क्लियर होने चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी थॉट से, विचार से लैंग्वेज आ रही है, पहले विचार आता है भाषा बाद में आती है। ये कौन कह रहा है? पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये जीन पियाजे ही कहते हैं कि पहले विचार आएगा, और थॉट क्या है? कॉग्निशन का पार्ट है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अगर हम देखें तो थॉट पहले आया, भाषा बाद में आई। भाई पियाजे कह रहे हैं जब बच्चों को बोलना नहीं आता जन्म से 2 वर्ष में कोई शब्द, लेकिन ये जब पेन मान लो 6 महीने में बच्चों को बोलना नहीं आता, या 8-10 महीने का बच्चा है, कोई चीज़ है जिसकी वोकैबुलरी उसको नहीं पता, भाषा नहीं है उसके पास, लेकिन वो किसी चीज़ को देख करके विचार तो फिर भी उसके मन में आ सकता है। तो थॉट से भाषा की ओर जाया जाता है, ऐसा पियाजे मानते हैं। वहीं वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज दोनों साथ साथ चलते हैं, एक समय के बाद ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल चलते हैं, समानांतर, विचार भी और भाषा भी अपनी अपनी जगह पे चल रहे हैं, फिर बाद में जाके मर्ज होंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहले लैंग्वेज आती है फिर भाषा आती है, उल्टा नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी किसी का तो ऑप्शन बचता ही नहीं, तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। बस ये छोटा सा एक मुद्दा है जो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि सारे ही टॉपिक पियाजे से रिलेटेड मुझे टच करने, नहीं तो कुछ भी रह जाएगा तो आप फंस जाएंगे पेपर में। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य अचीवमेंट या उपलब्धि कौन सी है? एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये तो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, कॉन्क्रीट का नहीं है, हट जाएगा ऑप्शन। एबिलिटी टू कंजर्व, हाँ। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग 11+ ईयर्स, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये होते हैं आपके जन्म से 2 वर्ष में, स्पेशली शुरुआत के 1 साल के अंदर अंदर ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये मोटर एक्टिविटीज हैं एक तरह की, जो शुरुआत के 1 साल में जिनकी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ एबिलिटी टू कंजर्व जो है, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित करने की योग्यता नहीं है, इसको संरक्षण की योग्यता कहेंगे, संरक्षण की योग्यता कहेंगे, कंजर्वेशन की एबिलिटी, ये 7 से 11 वर्ष में होती है। संरक्षण की एबिलिटी क्या है कि साइज और शेप के बदलने पे भी वॉल्यूम सेम रहता है, यानी अगर 200 ml पानी है तो छोटी बॉटल में डालो, बड़ी बॉटल में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, स्विमिंग पूल में डालो, 200 ml ही रहेगा। ये नहीं है कि बच्चा ये कहे कि जो लंबे दिखने वाली बॉटल है उसमें पानी ज्यादा होगा, छोटे या चौड़ी दिखने वाले में कम होगा। उसको पता है कि साइज और शेप चेंज हुआ है। ये 4 लड्डू हैं, चाहे इनको ऐसे फैला के रखो 5 लड्डू को, चाहे इनको एक साथ रख दो, ये 5 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम क्वांटिटी सेम रहती है, ये कंजर्वेशन है। 3 चीजें इस स्टेज में आती है, अभी हम सर्कुलर रिएक्शन भी समझेंगे। 3 चीजें 7 से 11 वर्ष में आती है। CCS आया हुआ क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा है और कई बार पूछा जा चुका है। कंजर्वेशन, संरक्षण जिसको हम कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, कि चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटना, कि कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वाली चीजें एक तरफ, सर्कल वाली चीजें एक तरफ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के आधार पर चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, कि भाई अलमारी में कपड़े जीन्स एक तरफ रखेंगे, शर्ट्स एक तरफ रखेंगे, सूट एक तरफ रखेंगे, साड़ी एक तरफ रखेंगे, क्लासिफिकेशन है। 7 से 11 में ये क्षमता आती है। ठीक है, और सीरिएशन, तो बेसिक सीरिएशन हो सकता है, प्री ऑपरेशनल में ही आ जाए, लेकिन जो प्रॉपर सीरिएशन का अचीवमेंट है वो यहाँ है क्रमीकरण, कि लॉजिक के आधार पर आप चीजों को क्रम में बांट लगते हैं, कि सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होगा लाइन में, फिर सबसे बड़ी हाइट वाला पीछे तक, ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये 3 मुख्य लक्षण हैं 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के जो आते हैं उसमें। बात सही है? चलिए खैर, अब ये सर्कुलर रिएक्शंस जन्म से 2 वर्ष में आ जाते हैं, इनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी रिएक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं, ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है, जनरली पूछा नहीं जाता, बट यू नेवर नो, अब जब एक बार ऑप्शन दे दिया क्या पता कल को पूछ ले आपसे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी सर्कुलर का मतलब यार